नमस्कार। इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। दृष्टि आईएएस की नई पहल नए प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में से किसी एक खबर पर हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि उस न्यूज़ से जुड़े सभी पहलुओं का सटीक परीक्षण हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, जो न केवल आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स बल्कि मेंस में भी मददगार साबित हो। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ के साथ। Virgin Hyperloop's first passenger ride a success, पुणे इंजीनियर टू राइड नेक्स्ट। आज हम बात करेंगे हाइपरलूप तकनीक की। हाइपरलूप तकनीक, जिसके बारे में हम काफी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, अमेरिका के लास वेगास में इसका सफल यात्री परीक्षण किया गया। यह है हाइपरलूप तकनीक और ये दो वो पैसेंजर हैं जिनके साथ इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये खबरों में क्यों है। तो उसकी वजह हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका के लास वेगास में इसका सफल परीक्षण किया गया, इसलिए ये चर्चा में है। हाइपरलूप तकनीक किससे जुड़ी हुई है? परिवहन से जुड़ी हुई है। रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन ग्रुप ने इसे विकसित किया था, इसीलिए इसे क्या कहा गया? वर्जिन हाइपरलूप। नेक्स्ट, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के लिए अगर यह तकनीक भारत में आ जाती है तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कितना आसान हो जाएगा। मुंबई से पुणे तक की दूरी को यह तकनीक मात्र 25 मिनट में कवर कर देगी, जिसके लिए 2.5 घंटे का समय लगता था। तो आप समझ सकते हैं कि दो शहरों के बीच की दूरी को इतने कम समय अंतराल में यह तकनीक पूरा कर देती है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में यह अगर तकनीक आ जाती है तो बहुत अधिक लाभदायक होगी। अब हम बात करें इसकी पृष्ठभूमि की, तो पहली बार एलन मैक्स ने हाइपरलूप तकनीक का जो सिद्धांत था वह प्रस्तुत किया था। यह लगभग 2012-13 में प्रस्तुत किया गया था। इस तकनीक में कहा जाता है कि जो पॉड होता है वो लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भेजा जा सकता है। पॉड का मतलब ऐसा चैम्बर जिसमें पैसेंजर बैठे होंगे। सवारी या सामान के परिवहन के लिए लो प्रेशर ट्यूब और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का उपयोग किया जाएगा। ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन क्या है, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये हाइपरलूप तकनीक है क्या। तो एक बार विस्तार से इसको समझ लेते हैं। कोई भी परिवहन तकनीक हो, बहुत सिंपल सी बात है कि उसमें दो तरह के फ्रिक्शन बाधा होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में दो चीजें होती हैं जो बाधा उत्पन्न करती हैं। पहला एयर फ्रिक्शन, हवा, जितनी ज़्यादा एयर होगी उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा और स्पीड को वो उतना रोकेगा। दूसरा ग्राउंड फ्रिक्शन। तो दो फ्रिक्शन हमें याद रखने हैं, एयर और ग्राउंड फ्रिक्शन, यानी वायु घर्षण और दूसरा ग्राउंड का घर्षण। तो इस तकनीक में, हाइपरलूप तकनीक में क्या इस्तेमाल किया गया है? इन्हीं दो फ्रिक्शन को, इन्हीं दो घर्षण को मिनिमाइज कर दिया गया है, यानी वायु घर्षण को कम करने के लिए वैक्यूम का प्रयोग किया गया है। इसको इस तरह से समझिए कि जो पॉड है जिसमें पैसेंजर बैठा होगा, वो जिस टनल से पास होगा उस टनल में वैक्यूम क्रिएट किया गया है, यानी उसमें मतलब पूरा वैक्यूम नहीं क्रिएट किया गया है, मिनिमम एयर डिस्टर्बेंस है, यानी उस टनल में एयर कम से कम होगी। और सबसे अच्छी बात है कि उस टनल की एयर को बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी का प्रयोग किया गया है वो सोलर पैनल एनर्जी है, और वो जो सोलर पैनल है वो इसी पॉड के ऊपर लगे होंगे। तो यानी दो तरह से ये वर्क कर रहा है कि एक तो एनर्जी का यूज करके क्या कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है एयर को, और एयर के बाहर निकलने की वजह से इस पूरी टनल में बहुत कम डिस्टर्बेंस होगा एयर का, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो मिनिमम हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से तो उसने क्या कर दिया है, एयर फ्रिक्शन को कम कर दिया है। अब दूसरा फ्रिक्शन है ग्राउंड फ्रिक्शन, यानी जमीन से, जो सतह से लगने वाला घर्षण है। सतह से घर्षण को कम करने के लिए क्या किया गया है, उसको हम एक बहुत सिंपल टेक्निक से समझते हैं। जो मोटर होती है, नॉर्मल मोटर, उसमें दो चीजें होती हैं।
इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और इसे कहते हैं रोटर। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये स्टैटिक होता है, मूव नहीं कर सकता, और जो ये रोटर होता है ये मूव करता है। ये नॉर्मल मोटर की बात है। क्योंकि इसका पाथ, इलेक्ट्रोमैग्नेट का पाथ कैसा है, सर्कुलर, तो ये मूव नहीं करेगा, रोटर घूमता रहेगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके चारों तरफ घूमते रहेंगे। हाइपरलूप तकनीक में क्या किया गया है कि सर्कुलर पाथ को लीनियर बना दिया गया है, यानी ऐसा एक पाथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इसे क्या किया गया, लीनियर बना दिया गया। और जो पॉड है जिसमें मैंने बताया पैसेंजर बैठे होंगे, वो इसमें रोटर का काम करेंगे। तो इस वजह से जो ग्राउंड है उससे ये हल्का सा ऊपर हो जाएगा, तो जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो दो तरह के फ्रिक्शन थे, दो तरह की बाधाएं थी। इस तकनीक में उन दोनों ही बाधाओं को मिनिमाइज कर दिया गया। मिनिमाइज करने की वजह से ऊर्जा की खपत भी बहुत कम हो गई और इन दोनों वजह से स्पीड क्या हो गई, बहुत अधिक हो गई। तो इस तकनीक में जो हाई स्पीड का कॉन्सेप्ट है उसका रीजन क्या है, दो तरह के फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देना। तो अब आप इस लाइन का मतलब आसानी से समझ पाएंगे। लो प्रेशर ट्यूब और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का उपयोग किया गया है। यात्री ट्यूब्स को गति देने यानी प्रणोदन के लिए चुंबकों का उपयोग किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने अभी आपको विस्तार से समझाया है। अब हम बात करते हैं अन्य समरूप पहलू की। जैसे हाइपरलूप तकनीक है उसी के समान कुछ अन्य तकनीक भी हैं जो हाई स्पीड के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं। नीति आयोग ने 2017 में 6 रैपिड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज का प्रस्ताव रखा था और उनमें कौन कौन शामिल हैं, मेट्रिनो, स्टैडलर बस, हाइपरलूप, पॉड टैक्सी, हाइब्रिड बस और फ्रेट रेल रोड। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मेट्रिनो की। मेट्रिनो ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस छोटे पॉड हैं जो ओवरहेड नेटवर्क पर चलते हैं। अभी हम तस्वीर भी देखेंगे इनकी, ठीक है। पॉड टैक्सी ये स्वचालित विद्युत पॉड कार है जो टैक्सी की तरह दिखती हैं और इसमें कम पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो इनमें पारंपरिक दहन इंजन के साथ साथ नए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का भी प्रयोग किया गया है। मैंने अभी इसके बारे में चर्चा की है। उसके अलावा फ्रेट रेल रोड, ये क्या होंगे, ये रेल लाइंस के साथ कुछ ऊंचाई पर कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिसमें सामान को लादने के लिए ट्रक का प्रयोग किया जाएगा। अब हम एक बार तस्वीर में इनको देख लेते हैं तो और हमें क्लियर हो जाएगा। ये है पॉड टैक्सी, मैंने बताया बहुत कम पैसेंजर्स ले जाने के लिए ये एक बहुत अच्छा साधन है और भारत में गुरुग्राम में इसको शुरू करने की बात कही जा रही है और इसमें स्पीड लगभग 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके अलावा फ्रेट रेल रोड, ये जो मैंने भी बताया, ट्रक को इसमें कॉरिडोर बनाया जाएगा और ट्रक के सामान लादा जाएगा। हाइब्रिड बसेस ये इको फ्रेंडली हैं क्योंकि ये बेटर एनवायरनमेंट प्रदान करती हैं, इसमें अल्टरनेटिव फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा स्टैडलर बसेस, जैसा मैंने आपको बताया इनके बारे में कि ये ड्राइवरलेस बसेस हैं। इन सब के बाद हम बात करते हैं क्या लाभ है इस तकनीक के। तो इस तकनीक के लाभ का सबसे बड़ा, जिसका हम जिक्र भी कर चुके हैं लाभ, वो है तीव्र परिवहन सुविधा प्रदान करेगी, निम्न ऊर्जा उपभोग करेगी। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि फ्रिक्शन मिनिमम हो जाएगा तो ऊर्जा का उपभोग भी मिनिमम होगा। लंबे रूट के अनुसार निम्न परिवहन लागत, यानी बड़े बड़े शहरों और दूर दूर से शहरों को जब ये मिनिमम टाइम में क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह प्रदान कर देगी सुविधा, तो उससे क्या होगा, हमारी जो परिवहन लागत है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा खराब मौसम को झेलने और भूकंप को सहन करने में भी इन्हें सक्षम बताया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अन्य परिवहन माध्यमों के मुकाबले ये काफ़ी सुरक्षित है क्योंकि ये व्यवहारिक है, तो आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कितना सुरक्षित है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम तकनीक में लाभों की बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो हमें पता है कि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, सड़कों पर बहुत अधिक दबाव है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये तकनीक आ जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, किसमें, ट्रैफिक जैसी समस्याएं हमारी कम हो जाएंगी। ट्रैफिक कम होगा तो जाहिर है कि प्रदूषण में भी कमी आएगी, तो ये लाभ में ही गिना जाएगा। और अगर हम विस्तार में देखें और सोचें तो जब एक शहर से दूसरे शहर की दूरी
को ये इतने कम समय में तय करेगी तो जाहिर है कि पलायन जैसी समस्या भी कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो आजीविका के लिए एक शहर से दूसरे शहर में रहने आते हैं, तो ये समस्या भी इससे क्या हो सकती है, कुछ हद तक कम हो सकती है। इसके अलावा जब भी नई तकनीक आती है तो नए रोजगार के अवसर भी लाती है, तो जाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे नए रोजगार के अवसर भी आएंगे। और समय की बचत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कोई भी तकनीक आएगी वो अपने साथ चुनौतियों को भी लेकर आएगी। तो अगर चुनौतियों पर एक नज़र डालें तो कोई भी तकनीक जब आती है उसकी शुरुआती लागत अत्यधिक होती है, और भारत जैसे देश में इसका क्या स्वरूप रहेगा ये देखने वाली बात होगी। भारत जैसे देश में एक अन्य चुनौती क्या है, संभावित भूमि अधिग्रहण मुद्दे। जब भी परिवहन क्षेत्र से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम या कोई भी तकनीक आती है तो एक ये बड़ा चुनौती के रूप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है अधिग्रहण मुद्दों का। उसके अलावा दुर्घटना होने पर बड़े नुकसान की संभावना है। मैंने कहा कि ये एक व्यवहारिक चुनौती है जिसका पता हमें तभी चलेगा जब ये तकनीक पूरी रूप से आ जाएगी। उसके अलावा है आर्थिक चुनौतियां, किस वर्ग के लिए फायदेमंद होगी, क्या लागत होगी, कौन सा ऐसा वर्ग होगा जो आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चुनौती है वो है स्थान के लिए निर्वनीकरण जैसे पर्यावरण मुद्दे भी हमारे सामने आएंगे, क्योंकि स्पेस रूट बनाने के लिए स्पेस चाहिए होगा, और स्पेस के लिए क्या होगा, पेड़ों की कटाई भी होगी। ये हमेशा से समस्या रही है परिवहन क्षेत्र में। जब जब कोई तकनीक आई है या परिवहन क्षेत्र के किसी भी कार्यक्रम में ये एक चुनौती के रूप में रहेगा ही। तो पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जो चुनौती पैदा कर सकता है इस तकनीक के सामने। अब एक और टर्म है इस तकनीक से जुड़ी जिसे हम एक नज़र डाल लेते हैं, वो है हाइपरलूप वन ग्लोबल चैलेंज। असल में हाइपरलूप वन कंपनी ने 2016 में इसे शुरू किया था। दुनिया के बेहतर और मजबूत रूट्स को पहचानने के लिए इस चैलेंज की शुरुआत की गई थी, जिसमें 100 से भी ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और 5 देशों के 10 रूट्स को इसमें विजेता घोषित किया गया। और उन 5 देशों में भारत शामिल था, और भारत के जो 2 रूट्स थे वो थे बेंगलुरु टू चेन्नई और मुंबई टू चेन्नई। अब हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक से जुड़े प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद हाइपरलूप तकनीकी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब हम कथन को अगर देखें तो यह एक तकनीक है जो अंतर महासागरीय नितलीय उच्चावचों की भौगोलिक संरचना के अन्वेषण में सहायक है। दूसरा कथन है, यह अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों से संबंधित एक तकनीक है। तीसरा कथन है, यह एक तीव्र परिवहन तकनीक है जिसमें वैद्युत प्रणोदन इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का प्रयोग होता है। और अंतिम विकल्प है, यह शुष्क और अर्ध शुष्क भौगोलिक प्रदेशों में कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त तकनीक है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। दृष्टि की इस नई पहल के साथ हम समय समय पर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए दृष्टि के साथ। धन्यवाद।